नमस्कार। सोचिए, क्या हो जब जिंदगी बचाने वाले ही जिंदगी लेने पर तुल जाएं। आज हम एक ऐसे ही बेहद चौंकाने वाले मामले को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें पढ़े लिखे पेशेवर, खास तौर पर डॉक्टर्स, एक आतंकी साजिश में शामिल पाए गए। तो सवाल यही उठता है कि कोई मरहम लगाने वाला, कोई हीलर आखिर खतरा कैसे बन सकता है? क्या वजह हो सकती है कि कोई इतना पढ़ा लिखा इंसान इस खतरनाक रास्ते पर चल पड़ता है? चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी पड़ताल में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कैसे। फिर जानेंगे इन व्हाइट कॉलर संदिग्धों के बारे में, उनके इरादों को समझने की कोशिश करेंगे। ये भी देखेंगे कि उन्होंने एक खास जगह को ही निशाना क्यों बनाया, इस पर अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया रही, और आखिर में हम सबके लिए इसमें क्या सबक छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दिल्ली के दिल में रची गई एक आतंकी साजिश और उसके चौंकाने वाले खुलासे से। ये सब शुरू हुआ दिल्ली से, देश की राजधानी, और जगह थी ऐतिहासिक लाल किले के पास। वहां एक कार में धमाका होता है और इसी धमाके ने जांच की एक ऐसी परत खोल दी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। और देखिए, ये साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इससे जुड़ी एक जगह फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। सोचिए, 2900 किलो! ये इतनी बड़ी मात्रा है जो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती थी। अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान करने वाले पहलू पर। ये जो व्हाइट कॉलर संदिग्ध थे, आखिर ये थे कौन? क्योंकि जब इनके चेहरे से पर्दा उठा तो सब चौंक गए। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात थी। इस साजिश में शामिल थे एक प्रोफेसर और कुछ इंटर्न डॉक्टर्स। जी हाँ, डॉक्टर्स। ये लोग फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे। जब इनके ठिकानों पर छापे पड़े तो वहां से डायरियां मिली, कोडेड नोट्स मिले, नक्शे मिले, सारे पुख्ता सबूत। हद तो ये है कि जिस कार में धमाका हुआ उसे चलाने वाला भी कथित तौर पर एक डॉक्टर ही था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? इतने पढ़े लिखे लोग जिन्हें लोगों की जान बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो उग्रवाद की तरफ क्यों मुड़ गए? क्या वजह थी इसके पीछे? जांच में ना, कट्टरता की तरफ जाने के 4 रास्ते सामने आए। पहला तो ये कि देखिए, सिर्फ अच्छी एजुकेशन मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि इंसान की सोच भी अच्छी होगी। नफरत भरी मानसिकता के साथ मिलकर वही ज्ञान खतरनाक हो जाता है। दूसरा, ये लोग सोशल मीडिया पर जो चरमपंथी प्रोपेगेंडा और हेट कंटेंट फैलाया जा रहा था, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तीसरा कारण था एक तरह की सिस्टमिक फ्रस्ट्रेशन। जब किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या उसे सम्मान नहीं मिल रहा, तो वो ऐसी विचारधाराओं के चंगुल में आसानी से फंस सकता है। और चौथा, उनका पेशा ही उनका कवर बन गया। एक डॉक्टर के तौर पर कहीं भी आना जाना, सामान लाना ले जाना, इस पर कोई शक नहीं करता। अब जरा निशाने की बात करते हैं, यानी टारगेट की। लाल किले को ही क्यों चुना गया? ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, इसके पीछे एक गहरा सिंबोलिज्म था। समझने वाली बात यह है कि आतंकवाद का असली मकसद सिर्फ बम फोड़ना या तबाही मचाना नहीं होता। उसका असली लक्ष्य होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, यानी लोगों के मन में, पूरे समाज में डर, सदमा और खलबली पैदा करना। जांचकर्ताओं का विश्लेषण भी यही कहता है कि लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सदमा पैदा करना था। और इसके लिए लाल किले से बेहतर टारगेट क्या हो सकता था? वो सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, वो भारत की आज़ादी और पहचान का प्रतीक है। तो उस पर हमला करके उनका मकसद पूरे देश की आत्मा पर चोट करना था। और ये पूरी प्लानिंग कितनी सोची समझी थी, इसका सबूत मिला उनकी डायरी से। डायरी में 8 नवंबर से 12 नवंबर तक की ऑपरेशन डेट्स का जिक्र था। कब क्या करना है, लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होंगे, फाइनल चेक कब होगा, सब कुछ पहले से तय था। मतलब ये कोई जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान की गई साजिश थी। तो जब इस व्हाइट कॉलर टेरर का खुलासा हुआ, तो जाहिर है अधिकारियों को भी इससे निपटना था। देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए। इस केस को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दिल्ली पुलिस मिलकर लीड कर रही हैं। कश्मीर से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक कई जगहों पर एक साथ जांच चल रही है। इस केस ने ना एजेंसियों का ध्यान एक नए तरह के खतरे पर खींचा है कि कैसे पढ़े लिखे लोग अपने प्रोफेशन को एक कवर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी वजह से अब अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर पहले से ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
ये मामला सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये हमें समाज के तौर पर भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, खासकर एजुकेशन और एथिक्स की भूमिका पर। तो इससे हमें क्या सबक मिलते हैं? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि सिर्फ डिग्री या किताबी ज्ञान कट्टरता को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग और मॉरल एजुकेशन की मतलब नैतिक शिक्षा की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा ऑनलाइन जो कट्टरता फैलाई जा रही है उसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम, हमें एक ऐसी मेडिकल कल्चर को बढ़ावा देना होगा जिसके केंद्र में सिर्फ इलाज नहीं बल्कि सहानुभूति हो, एम्पैथी हो। और आखिर में बस यही बात कि सबसे खतरनाक दिमाग वो है जो पढ़ा लिखा तो है पर उसमें सहानुभूति नहीं है। ये मामला एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि ज्ञान अगर बिना नैतिकता और सहानुभूति के हो तो वो एक हथियार से कम नहीं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक समाज के तौर पर शिक्षा को कैसे देखते हैं और इसे इंसानी मूल्यों के साथ कैसे जोड़ते हैं।